निकलती थी उसी को आवाज़ का नाम दे दिया जाता था। ठीक है ना, आ जा इस तरह जो भी गले के फ़ॉन्ट बोलते थे वो ज़बान का अल्फाज बन जाते थे और बाद में जाके फिर ये ज़बान में ढलनी शुरू हुई। उससे पहले सिर्फ बॉडी लैंग्वेज थी जो कम्युनिकेशन का जरिया था। ठीक है, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए ये वो स्किल्स हैं जो आप प्रैक्टिस के साथ डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी स्पीकर अभी आप देखते हैं यूट्यूब के ऊपर या वो शुरू से हर बंदा कुछ स्टेज के ऊपर आर्टिस्ट नहीं था जो वो आके बोलता है और सारे जनाब बिल्कुल अमतन गोश हो जाते हैं और उसकी बात सुनना। आप कभी कासिम अली शाह वगैरह का इनका सुने ना, वो कभी बताते हैं अगर उनकी शुरू की वीडियोस में, तो उनकी भी टांगें उसी तरह ही कांपे डांगती थी जब वो पहले खड़े होते थे। उस दौर में उनके साथ भी ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता होगा। ठीक है कि नहीं, लेकिन ये चीज काबू पाई जा सकती है। ये वो स्किल है जो हर बंदा सीख सकता है। इसके लिए उम्र की, तजर्बे की, तालीम की, किसी किस्म की कोई कैद नहीं। बात समझिए आप। ठीक है, अभी हम इस तरह करेंगे, हमने अपनी ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहिदे, वो इतनी स्ट्रॉन्ग करनी। देखें, इसमें एक चीज है, एक कानून काम करता है, वो है लॉ ऑफ पेइंग द प्राइस। ये कानून है, लॉ ऑफ पेइंग द प्राइस। बड़ा मशहूर कानून है, बड़ा आसान है। आसान ये है कि एक कानून है कि आपको हर चीज की कीमत अदा करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको ये स्किल सीखना है तो इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। यानी जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो वो गुड़ डालेंगे तो मीठा होगा ना जी। तो वो आप कैसे सीखेंगे, वो होगी प्रैक्टिस। कैसे सीखेंगे? प्रैक्टिस के जरिए। तो ये पेइंग प्राइस जो है ये हर जगह पे अपना अप्लाई हो रहा होता है। आपने ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई अशिया रोज घर की चीजें खरीदनी है या खाने पीने की चीजें खरीदनी है तो ये लॉ अप्लाई होगा। ये जनरल लॉ है जो आपकी हर जिंदगी के हर मामला में अप्लाई होगा। ये बेसिकली इसको यहाँ लिखने का मकसद ये है कि ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल में अप्लाई होगा कि वो प्राइस कौन कौन सी। ये थी इस डर की प्राइस जो आपको खौफ था। फिर यहाँ पे ऑडियंस को सामने फेस करने का खौफ, अल्फाज के बोलने का खौफ, देख कर बोलने का खौफ, देख के गलत बोलने का खौफ, ये सारी कैटेगरीज। ठीक है नहीं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ने बहुत सारी खामियां। और देखें वो एक ज़बान एक ऐसी चीज़ है, वो हज़रत अली का कौल है ना गालिबन कि वो अगर आपकी ज़बान आपके उसमें काबू में है तो आपके ऐबों पे पर्दा है जब तक आप बोलते नहीं। ठीक है, तो आपके 90% ऐबों के ऊपर पर्दा है। अब जब आप बोलेंगे तो खुलेगा ना जी। ठीक है, तो ज़ुबान का इस्तेमाल हमने करना है एंड पे, और सोच समझ के करने वाले मामला तो बहुत लंबी बहस है। वो तो चूंकि हमें आदत ही नहीं है इस तरह की, हम बगैर सोचे समझे बोल लेते हैं और बाद में समझ में आता है कि ये चीज़ नहीं बोलनी। इसीलिए मैंने आपको पहली क्लास में भी कहा था कि इंसान 2-2.5 साल में रोज़ा बोलना सीख लेता है, लेकिन एट द एंड तक उसको ये पता नहीं लगता कि कहाँ क्या बोलना है और कहाँ क्या नहीं बोलना। ठीक है, इस सब ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं करना, क्या करना है। वो तो सबको पता कि मैं ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना है, लेकिन ये दुनिया का गोल्डन कानून है कि ये जानना खान साहब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं करना। क्यों अकबर, ऐसा ही है ना? तो इसके बारे में हम बिल्कुल नहीं तवज्जो देते। हम तवज्जो देते हैं कि हमने क्या क्या करना। ठीक है, और प्लानिंग हमने वो सामान 100 बरस का और कल की खबर नहीं, ऐसे वाले बात है ना जी कि 100 बरस की तो हमने प्लानिंग की होती है, लेकिन हमें शायद अगले सांस का भी अंदाजा होता है नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अब ये जो लॉ ऑफ पेइंग द प्राइस है ये हमें ये कहता है कि आप अपने जो छोटे छोटे खौफ हैं, छोटे छोटे खदशात हैं, इनके ऊपर काबू पाने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इमरान उसको कहीं याद चाहेगा छोटे छोटे खदशात के ऊपर, या उसको कह दे अपना सुपरवाइजर को मंगवा देगा। अच्छा, उन खदशात के लिए क्या होगा कि आपने अब ये छोटी सी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस है वो ये करनी है कि अभी मैंने एक लफ्ज़ बोला था ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदे। ठीक है, कोई एक टॉपिक, कोई एक चीज़, मिसाल के तौर पे ये डीसी लगा, ये बोर्ड पड़ा, ये प्रोजेक्टर लगा। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट से कहते हैं, जो चीज़ें बड़ी होती है ना उनको ऑब्जेक्ट कहते हैं ना, ऑब्जेक्ट कहते हैं। किसी एक ऑब्जेक्ट को दिमाग में रख के एकदम से उसके बारे में 4 या 5 सेंटेंस बोलना। सेंटेंस का मतलब जुमले बोलना। ठीक है,
और हर आपके पास जुमले होते हैं, होता क्या है कि हम खौफ की वजह से उनको अरेंज नहीं कर पाते। बात समझ गए? हम उन खौफ की वजह से, वो छोटे थे हमने वो थी नाम की जगह के लिए किसी ने यस कैसे सर ABCD बोलते थे, तो ABCD से नेम प्लेस और नाम चीज जगह के लिए भी है कि एक फेस से नाम बनाओ तो उससे बनाओ, बड़ी इंटरेस्टिंग सब बच्चों ने के लिए है सर। आज रोजाना बच्चे सोते हुए वो मेरे साथ ही, और फिर आपकी बारी नहीं आनी क्योंकि आप प्रैक्टिस में कहते हैं ना ये बड़ी क्रिएटिव चीज है। देखें इस ये कहूँ ना एक चीज मैं और कहते हैं कि लाइफ जो है ना जनाब ये है, ये जैसे होता है ना, ये आपने देखा होगा कि इस तरह से लाइनें बनी होती हैं, वो अखबार में भी आता है कि आप वो लाइनों को ये जोड़ते जाते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं तो कोई लफ्ज बन जाता है, ठीक है। ये इसको कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, कनेक्टिंग द डॉट्स, ठीक है। तो आपकी लाइफ बेसिकली अगर आप समझें राउत साहब तो असल में क्या है कि आप एक नुक्ते को दूसरे नुक्ते से कनेक्ट कर रहे हैं। सारी जिंदगी का जो मतलब है वो बेसिकली ये है कि आप डेली आते हैं, देखें अगर आप डेली वाले काम डेली करते रहेंगे तो क्या डेली वाले रिजल्ट ही आएंगे कि दूसरे आएंगे? डेली तो दूसरे रिजल्ट कैसे आएंगे? दूसरे रिजल्ट तब नहीं आएंगे कि हम उसे इग्नोर करते कल कर लेंगे, 2 घंटे बाद कर लेंगे, मिसाल के जो वैसे हम छोड़ते हैं आम जिंदगी के जब हमने पढ़ा उधर जाकर लेट के या लेट के ना बस बात करता फिर आगे तो फिर हमारे जहन में वो चीज पहले ही लेकिन हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये है कि हम डेली वाले काम डेली करते हैं और जाके मस्जिदों में दुआएं मांगते हैं अल्लाह ताला हमारी तकदीर बदल दे, किस्मत बदल दे, तो कभी नहीं बदलेगी। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है। जब मैं अपनी सोच में आज़ाद हूँ तो फिर मुझे सही करना है। इंसान के लिए वही कुछ है इल्ला मा साहा वाली आयत है ना कि इंसान लैसा लिल इंसाना इंसाना लैसा लिल इंसान इल्ला मा साहा, अल्लाह ताला का बेशी माफ़ फरमाए। इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो सही करता है, यानी जिसकी वो कोशिश करता है, ठीक है। तो अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे डिफरेंट और वही कुछ करते रहेंगे जो मैंने कल भी किया जो मैंने परसों भी किया, तो फिर मेरी उन दुआओं का क्या फ़ायदा? मैं मौतों का इंतजार करता हूँ, मैं खुदा ना खास्ता को अपाहिज तो नहीं हूँ, मेरे मतलब मुझे अल्लाह पाक ने सारी बॉडी के सारे लवाजमात पूरे दिए हैं, मैं सांस भी ले रहा हूँ, मुझे भूख भी लग रही है, मैं बाथरूम में भी जा रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ। जब उसने सारे फैक्टर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दिए हुए हैं तो फिर मैं ऐसी ऐसी हरकत क्यों ना करूँ? मैं कोई जानवर तो नहीं हूं ना कि भाई यहाँ मेरा तवक्कल इतना स्ट्रांग हो। जानवर होते हैं ना वो भी सुबह भूखे उठते हैं, भूखे सोते नहीं है, वो भी अल्लाह की आस पे ही जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते? हाँ तो जब वो बेजुबानों को मेरा रब नवाज सकता है तो हम तो जुबान वाले हैं, क्या बात। तो हमारा तवक्कल ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमें डेली बेसिस पे अपनी इन सारी सेंसेस को यूज करके, इस बॉडी को यूज करके उन चीज़ों पे, उन स्किल्स को सीखना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारी ज़िंदगी भी चेंज होगी और हमारी नस्लें भी डिफरेंट होगी, उनकी भी ज़िंदगी में तो पॉजिटिव चेंज आ गए। अब समझ आ गई आप? ठीक है। तो डेली वाले काम डेली करके बेवकूफ़ी होती है कि जाके आप दुआएं मांगे भी मेरी किस्मत बदल जाए, मेरा बॉन्ड निकल, ऐसा नहीं होना। तभी होना है जब आप थोड़ी सी शिफ्ट करेंगे। इसमें मैं बड़ी खास चीज़ आपको बता दूँ कि जिसको साइंस के साथ तो ATC एक इदारा होता है, जब जहाज वापस जाता है इसको कौन चला रहा होता है? पायलट के नीचे से कंट्रोल रूम, उसको तो नजर ही नहीं होता, बादल ही नजर आ रहे होते हैं, उसको कौन बताता है? उसको ATC बता, ATC कहते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है। अब मेरी रेंज जो लाहौर से उड़ा उसने कराची जाना है और मेरी रेंज है सादकाबाद तक या फर्ज करें साहिवाल तक, तो साहिवाल तक का जो ATC होगा वो करेगा, फिर आगे मुल्तान वाला उसको पकड़ लेगा कि यार अब ये तुम्हारे पास आ गया, अब मुल्तान वाला इसको सादकाबाद तक गाइड करेगा, सादकाबाद वाला वो आगे से पकड़ेगा तो वो रोडी तक या हैदराबाद तक उसे गाइड करेगा, हैदराबाद वाला उसे कराची पहुँचाएगा। तो इस तरह 4 सेक्टर्स आ गए ना। अब होता ये है कि जो यहाँ से उड़ता है जहाज कराची के लिए, तो यहाँ के ATC उसको कहता है कि यार अपना तो जो नोज है ना, नोज पता है ना, उसकी जो जहाज की नोज है उसको इतने डिग्री पे रखो, इतने डिग्री पे रखो, और तुमने साहिवाल 20 मिनट में पहुंच जाना है तो 20 मिनट तक तुम यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जनाब उस नोज को उतनी डिग्री पे कर दे। अब फर्ज करें जब जहाज लाहौर से उड़ा उसने सिर्फ 0.5 डिग्री एक्स्ट्रा डाल दी, जाना उसने ऐसे था हल्का सा 0.5 कुछ भी नहीं होता, माइनस नहीं होता है ना, ठीक है, बिल्कुल माइनस सा हुआ।
ही फ्रंट था उसका, बजाय इधर आने को उसने क्या किया, थोड़ी सी इधर कर दी, ठीक है 0.5। अब वो पहुंचा मुल्तान, ठीक हो गया। मुल्तान तो जैसे इसने क्रॉस किया तो उसकी डिग्री जो है ना वो थोड़ी सी और, वो जो 0.5 का शिफ्ट था ना वो यहाँ तक चली, ये है KHI, कराची की जब वो ठीक है पहुंच जाएगा। इधर देखें जी, अब ये सब देख, अब ATC उसको जो है ना एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उसने जो डिग्री बताई उससे 0.5 से गलती से थोड़ी सी ज्यादा हो, अब उसने बेसिकली इस पॉइंट पे पहुंचना है, ठीक है। यहाँ पे C है, मनोड़ा है ना साथ, सी वाले एरिया है। अब वो जैसे ही आगे मुल्तान से आगे चला गया और यहाँ पे आ गया सादगाबाद, ठीक है, और सादगाबाद में बिल्कुल आगे आ गया हैदराबाद। अब वो डिग्री उसकी ऐसे ऐसे जाती जा रही, ऐसे ऐसे जाती जा रही, यहाँ से 0.5 की शिफ्ट थी, बेसिकली उसको यहाँ से उठना था और स्ट्रेट अवे 84 ATCs की मदद लेके उसने यहाँ पर आना था। बात सिर्फ ये है कि जो उसकी फ्लाइट शुरू हुई थी, जहाँ से उसकी बुनियाद शुरू हुई थी, बुनियाद समझने जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ से उससे गलती हो गई और वो 0.5 डिग्री थोड़ा सा नोज उसने शिफ्ट कर दी। अब दरमियान में ATC उसकी नोज शिफ्ट नहीं कराएगा, वो जहाँ से उड़ा है वो उसी स्पीड पे जाता है, क्योंकि वो आगे की रेंज से गुजर रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, सही टाइम पे हमारे पास आ गया। उसने कहा 20 मिनट में फिर मेरे पास आ गया, 20 मिनट में मेरे पास आ गया। कुछ 1.25 घंटे की फ्लाइट होती है लाहौर से कराची की, तो वो 20 मिनट उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक टाइम पे आ रहा है, हमारे फिजा में से भी गुजर गया, इसने भी इतला दिया। अब जब वो कराची वाली फिजा में उसने कहा बिल्कुल ठीक टाइम पे 20 मिनट बाद फ्लाइट उतर जाएगी। अब जब वहाँ के ATC के करीब आई तो उसने डाल में देखा जनाब फ्लाइट नहीं उतरी अभी तक। पता लगा फ्लाइट की डायरेक्शन जब उसने चेक की तो वो उसी साइड से ली, तो उसने कैलकुलेट किया पीछे वाले की तरफ, उसने कहा जी मेरे पास से तो सही टाइम पे गुजरी है, मेरे पास से एंड वाले से पूछा तो उसने टाइम और डिग्री दोनों बताई, तो उसने डिग्री कैलकुलेट की, तो वो जो 0.5 का शिफ्ट था वहां तक आते आते 35 डिग्री शिफ्ट हो चुका हो। समझ गया बात? तो इसी तरह आपकी लाइफ का एक स्मॉल शिफ्ट आपको आपका एंड कितना डिफरेंट कर सकता है, कितना ड्रामा कर सकता है, ये शायद आपको अंदाजा नहीं। तो जिस वक्त आपको इस पे फोकस हो जाए, पता लग जाए रऊफ साहब कि यहाँ पे मुझसे गलती हुई, ये काम मैं अब तक गलत करता आ रहा हूँ और अब मुझे नहीं करना, तो वहीं से आप स्टार्ट कर दें कि अब मुझे ये काम नहीं करना और मुझे अब क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, किन चीज़ों को अपनाना है। ठीक हो गया? इस एक्सरसाइज का दूसरा हिस्सा हम ये करेंगे कि आप लोगों को अब एक एक टॉपिक दिया जाएगा, छोटा सा, कोई सब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, और आपने 5 सेंटेंस उस पर बोलने, इजी होगी, आवाज़ आपकी ऊंची रहेगी, सेंटेंस पूरे पूरे बोलने, ठीक है। जैसे आप मजमून नहीं लिखा करते थे, ये काओ है, दिस इज अ काओ, ये एक गाय है, ये दूध देती है, ऐसा ना शुरू कर दें, ठीक है। इससे मिलता है छोटे सेंटेंस बोलें पर पूरे बोलें। समझ आ गई? इसमें परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है कि वही लोग बच्चे बैठे हम भी यहाँ बैठे। वैसे आप लोगों की बात सुन के मैनेजर साहब वगैरह आए थे, वो देख के चले गए। पर अभी आपको शाउट नहीं करना है, आपने अब अल्फाज बोलने हैं कम से कम 5, ठीक है। 5 अल्फाज पूरे बोलने वाला विनर होगा, ठीक है जी। 5 अल्फाज, 5 अल्फाज कह रहा हूँ, 5 सेंटेंस, 5 जुमले पूरे बोलने वाला क्या होगा? विनर होगा, ठीक है ना जी। तो कोई से वर्ड हम आपको देंगे और उन वर्ड्स के अकॉर्डिंगली आपने बोलना। अब आप खुद बताएंगे हाथ खड़ा करके कि पहले कौन खड़ा करेंगे आप? नहीं, आप खुद खड़ा करें, मैं तो इसलिए आप पहले मैंने आपको बुलाया था, अब आप खुद इनिशिएट करें। इधर देखें जी, इधर देखो, छोड़ दें कापियों, यहाँ पे कापियों में कोई काम नहीं होगा। आप कौन पहले इनिशिएट करेगा, बताएं कौन आएगा पहले? हैं? तुम क्यों नहीं आंदा? हैं? क्यों आएगा पहले? मैंने अभी आप लोगों की प्रैक्टिस ये इसीलिए कराई कि आपका स्टेज का फोबिया खत्म हो, आपका जो यहाँ खड़े होकर बात करने का वो खत्म हो। देखें ये आपस में चीजें कनेक्ट है, समझ रहे ना बात? आपको शायद अंदाजा नहीं है कि ये कितनी स्पीड से आप ये काम कर रहे हैं, ये वाला काम जो है ना। और अगर आपको आ जाता है तो बड़ी खास तसल्ली हो जाएगी आपको इस बारे में, ठीक है। क्योंकि मैं बुलाऊंगा तो फिर मुझे तो उसी हिसाब से बुलाना पड़ेगा ना सब। बेहतर ये है कि आप खुद इनिशिएट करें। हाँ जी बताएं कौन? भरपूर